हेलो दोस्तों, मैं आर्य आपका दोस्त। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 सीरीज में करंट अफेयर्स में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने अभी तक एक टॉपिक के 3 लेक्चर अभी तक हमारे हो गए हैं बायोडाइवर्सिटी से। तो लास्ट लेक्चर मैंने लिया था फॉरेस्ट के बारे में। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक है आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि ऐसी भूमि जो पानी वाली जो भूमि रहती है, वहाँ पर पानी जमा रहता है और बहुत सारी वनस्पति होती है। उस तरह की भूमि के बारे में बात करें जो बहुत सारे जीव जंतुओं को संरक्षण देती है। और इसी से जुड़ा हुआ है रामसर सम्मेलन। जो रामसर कहाँ पे हुआ था? ईरान में हुआ था 1971 में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और आज टॉपिक को देखते हैं। आज ये वाला हमारा बायोडाइवर्सिटी से जो रिलेटेड करंट अफेयर्स है आज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने वो बताया कि आर्द्र भूमि वेटलैंड होते क्या है। ये एक्चुअली में क्या होता है, ये आर्द्र भूमि गहरे पानी और जो स्थलीय पर्यावरण के बीच का एक ट्रांजिशन जोन होता है, मध्यवर्ती क्षेत्र होता है, जहाँ पर कभी कभी क्या होता है पानी से वो एरिया पूरा ढक जाता है। ठीक है, संक्रमणशील एरिया होता है प्रकृति में जब गहरे पानी और स्थलीय पर्यावरण के बीच का हिस्सा है। ठीक है, जैसे आप देखो नदियों के किनारे स्थल और उसके पास में जो दलदली क्षेत्र जैसा बन जाता है, जहाँ अक्सर पानी आके जमा हो जाता है, या झीलें, वर्षा का पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए या किसी स्रोत से निकला हुआ पानी इकट्ठा हो जाए, इस तरीके की जो पर्यावास का निर्माण होता है, जो बहुत सारे जीवों के लिए, एनिमल्स प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसी भूमि को हम वेटलैंड कहते हैं। वेटलैंड प्राय 2 तरीके के होते हैं, इनलैंड वेटलैंड मतलब स्थलीय वेटलैंड और कोस्टल एरिया के जो वेटलैंड। तो मैंने आपको पहले भी एक वेटलैंड बताया था, कौन सा था? चिल्का। चिल्का भी हमारा क्या है? भीतरकनिका। ये सब हमारे क्या है? आर्द्र भूमि है। ठीक है, तो कुछ नेचुरल होते हैं इनलैंड में और कुछ मनुष्य द्वारा बनाए गए होते हैं, मानव द्वारा, जैसे रिजर्व हो गए, टैंक हो गए। और नेचुरल में मार्सी लैंड हो गया, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, ये सारे। ठीक है, कोस्टल के पास देखिएगा एस्चुरी दे सकते हैं, ज्वार नदमुख जिसे बोलते हैं, लगून्स देख पाएंगे आप, बे देख लेंगे, कोरल रीफ्स देख लेंगे, ये सब क्या है? आर्द्र भूमि है। ओके, अब हम टॉपिक्स पे आ जाते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखा है, पहला टॉपिक जिसमें दिया है, खुले समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र संधि, जो ओपन सी है, ओपन सी, उस पर यूनाइटेड नेशन की कौन सी संधि हुई है, कौन सी ट्रीटी हुई है? देखिएगा क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो भारत का है को राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की जैव विविधता समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को किस चीज़ की मंजूरी दी है कि वो जो राष्ट्रीय क्षेत्र है उससे बाहर का जो क्षेत्र है उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसके समझौते पर हस्ताक्षर करने की, इसे खुले समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र संधि या हाई सी ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। वो एरिया जो भारत के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र में नहीं है और एक ओपन एरिया, ओपन सी का एरिया है, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, उसके ऊपर हस्ताक्षर करने की अनुमति मिल गई है। अब ये खुला समुद्र या हाई सी, उच्च सागर क्या है? तो एक समुद्री कानून है, अभिसमय से कन्वेंशन कहते हैं। द संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय है।
के सीमांकन के अनुसार किसी देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र, प्रादेशिक, समुद्रीय और आंतरिक जल क्षेत्र के बाहर के जल क्षेत्र को, तो एक कानून, एक जो कन्वेंशन है, समुद्री कानून कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन का, वो कहता है कि ऐसा क्षेत्र जो किसी देश के आर्थिक, प्रादेशिक, समुद्री एरिया से बाहर का हो, उसे खुला समुद्र या हाई सी के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर भी बायोडाइवर्सिटी होगी तो उसको भी सुनिश्चित हमें करना है, तो उसी को लेकर समझौता हुआ है। तो अभी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण चीज़ ये आ गई कि भारत की जो स्थलीय बाउंड्री है, और भारत का नीचे वाला हिस्सा 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ नीचे हिंद महासागर है, और एक तरफ बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। अब भारत का क्षेत्रफल आप कहाँ तक काउंट करेंगे? जो प्रादेशिक क्षेत्रफल है भारत का, समुद्रिक एरिया जो इंडिया के कंट्रोल में है, वो होती है 12 मील तक। स्थल के भाग से समुद्र के अंदर 12 मील तक आप चले जाइए, समुद्री मील तक फैला होता है। कॉन्टिजियस जोन जो होता है वो 24 समुद्री मील तक फैला होता है और एक बफर जोन के रूप में कार्य करता है। उसके बाद 24 मील तक, जिसको अनन्य सन्निहित या कॉन्टिजिनियस जोन बोलते हैं, बफर जोन, जहाँ कोई एक्टिविटीज नहीं है, किसी देश का हिस्सा नहीं है वो, ठीक है, के पास अपने प्रादेशिक क्षेत्र में उल्लंघन को रोकने के लिए निर्धारित परिवर्तन अधिकार भी होते हैं। उसके अलावा एक है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसका विस्तार समुद्र तट से 200 समुद्री मील तक हो सकता है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का विस्तार कहाँ तक कर सकते हैं? प्रादेशिक तो भैया 12 मील तक रहेगा, और स्पेशल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है उसका विस्तार 200 समुद्री मील तक कर सकते हैं। लेकिन ऐसे एरिया पर जो सोवरेनिटी है वो कंप्लीटली सोवरेनिटी नहीं होती किसी भी देश की, संबंधित देश की। अब इसी में दिया है ग्लोबल कॉमन्स एंड वैश्विक साझा क्षेत्र। ये क्या है? वैश्विक साझा क्षेत्र क्या है या ग्लोबल कॉमन्स क्या है? ये क्या था? खुला समुद्र क्षेत्र है, कुल महासागर क्षेत्र के लगभग 64% यानी 2/3 क्षेत्रफल को कवर करता है। ऐसा एरिया जो किसी भी देश की बाउंड्री के अंतर्गत नहीं आएगा, खुला समुद्री क्षेत्र है। वो कितना है? 64% है। पूरा जो समुद्री क्षेत्र है उसका 64%, लगभग 2/3 भाग, 66% के अराउंड। इसे ग्लोबल कॉमन्स के नाम से जाना जाता है। अब जो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के परे जो समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और संधारणीय उपयोग पर समझौता, जिसका नाम देते हैं BBNJ, कहा जाता है। इसे औपचारिक तौर पर क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय क्षेत्र अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता का संरक्षण और संधारणीय उपयोग पर समझौता। यूनाइटेड नेशन समुद्री कानून अभिसमय के तहत, जो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है ये। जबकि जो यूएन क्लॉस जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। जबकि जो BBNJ है, ये समझौता लागू हुआ, ये तभी लागू हुआ जब भी BBNS समझौता लागू हुआ, तब यूएन क्लॉस के अंतर्गत तीसरा क्रियान्वयन समझौता होगा। अन्य 2 समझौते निम्नलिखित क्या क्या होंगे वो देख लीजिए। पहला है यूएन क्लॉस के भाग 9 के क्रियान्वयन से संबंधित 1994 का समझौता, जहां खनिज संसाधनों की खोज और निष्कर्षण से संबंधित है। भैया तेल निकालना है, आपको कुछ निकालना है या खनिज कुछ पदार्थ निकालना है समुद्र से, उससे संबंधित ये समझौता है। यूएन क्लॉस के भाग 11 के क्रियान्वयन से संबंधित 1994 का। अब खुला समुद्र है भाई लोगों, है ना, उसके अंदर से तुम्हें कोई मिनरल्स निकालना है, कुछ खनिज निकालने हैं, तो उसके लिए भी एक ट्रीटी होनी चाहिए। उसके अलावा 1995 का संयुक्त राष्ट्र फिश स्टॉक समझौता, मछलियों से संबंधित फिश स्टॉक
समझौता प्रवासी मछली प्रजाति के स्टॉक के संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित है। जो भी माइग्रेट जो मछलियाँ होती हैं, तो अब ऐसा नहीं किसी उद्देश्य में माइग्रेट कर गई वहाँ बिल्कुल उसका विनाश कर दिया मछली का, तो ऐसी प्रवासी मछलियों के प्रजातियों के स्टॉक के संरक्षण को और उसके प्रबंधन से संबंधित ये एग्रीमेंट है। अंगीकरण इस समझौते को 2023 में बनाया गया था। यह 2 वर्षों तक हस्ताक्षर के लिए खुला रहेगा। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। जून 2024 तक 91 देशों ने जो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के परे जैव विविधता वाले क्षेत्रों के संरक्षण और उनके विकास संधारणीय उपयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। 8 पक्षकारों ने इसकी अभिपुष्टि भी कर दी है। इसका उद्देश्य क्या है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इसका उद्देश्य है खुले समुद्र में भी आपको बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करना है और उन खनिजों का उस प्रकार से उपयोग करना है, संधारणीय उपयोग करना है, जिससे वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा कर ले और भविष्य के लिए भी चीज़ें बची रहें। इसी के लिए भारत में क्या है, एक विभाग है जिसको बोलते हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री भारत में BVNJ समझौते के कार्यान्वयन का नेतृत्व करेगा। ठीक है, अब यहीं घुमा के क्या पूछ लेगा, क्यों करेगा? देखो, अब इससे रिलेटेड दिमाग में आना चाहिए कि हमारा पर्यावरण मंत्रालय ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं इससे इन्वॉल्व है। चूँकि पृथ्वी विज्ञान जो मिनिस्ट्री है वो खनिज जनित जो चीज़ें ये निकाल रहे हैं ना, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और उनका देखभाल भी कौन करता है? यही पृथ्वी विज्ञान मिनिस्ट्री ही देखती है। ठीक है, अब समझौते के प्रमुख प्रावधान देख लीजिए जल्दी जल्दी। इसके लागू होने का दायरा राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के परे समुद्री क्षेत्र में बना है, खुला समुद्री क्षेत्र। ठीक है, किसी भी युद्धपोत, सैन्य विमान, नौसैनिक सहायता पर लागू नहीं होता ये समझौता। ठीक है, पक्षकारों का सम्मेलन कॉप जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यह निर्णय लेने वाला मुख्य निकाय होगा। इसमें देखिए वैज्ञानिक और तकनीकी निकाय होंगे, क्लियरिंग हाउस ऑफ मैकेनिज्म होगी, ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म्स होंगे। ठीक है, तो आप समझ लीजिए अगर आता है कि खुले क्षेत्र में जो बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो समझ लीजिए पूरा। अब अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन समुद्र कानून या नियम अभिसमय जो है कन्वेंशन, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। यह एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो संपूर्ण विश्व के समुद्रों महासागरों के मामले में कानूनी गतिविधि और उनके संधारणीय उपयोग के लिए व्यापक फ्रेमवर्क का निर्माण करता है। ये कब अपनाया गया था? 1982। और लागू कब इसे किया गया? ये किया गया 1994। ठीक है, इसे अब लगभग सार्वभौमिक स्वीकृति मिल चुकी है, मतलब ग्लोबली इसको स्वीकारा गया है। भारत भी इसका, अब यहीं से देखिए, यही महत्वपूर्ण चीज़ें हमें थोड़ी दिमाग में रखनी है। एक तो डेट, ये सारी क्या काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, और इंडिया इज ऑल्सो इज द पक्षकार है इसका। इंडिया सहित 170 देश के पक्षकार हैं। प्रावधान में देखेंगे कि यह महासागरों में गतिविधियों के संबंध में देशों के अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण करता है। इसे संप्रभुता जैसे मुद्दों पर भी प्रावधान दिए हैं। चूँकि UN क्लॉस अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नितल प्राधिकरण की स्थापना भी करता है। अब आता है जो हमारा सबसे UPSC का फेवरेट एरिया है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया फॉर UPSC, IMP लिख लो से, तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनाता है UPSC। ठीक है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन UPSC के आपको देखने को मिल जाते हैं। अब ये एरिया कौन सा है? ये एरिया है कोरल से रिलेटेड।
तो बेसिक आइडिया ले लेते हैं कोरल के बारे में हम लोग कि भाई कोरल है क्या। आप कभी लक्षद्वीप गए हैं तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि पूरी एक कोरल बीच है पूरा वहाँ पे। लक्षद्वीप को कोरल्स में ही बना हुआ है। तो समुद्र के नीचे जब कभी आप जाएं स्कूबा डाइविंग ऐसी कोई एक्टिविटीज़ करते हैं तो नीचे देखेंगे कि कलाकृति जैसी कोई पत्थरों जैसी चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, तो कोरल्स के बारे में थोड़ी सी हम बेसिक आइडिया लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट इज कोरल्स। तो जो कोरल रीफ होते हैं वो क्या होते हैं, प्रवाल भित्ति का निर्माण सूक्ष्म जीव व कोरल पॉलिप द्वारा होता है। क्योंकि जो कोरल पॉलिप का चूना पत्थर कंकाल के समय के साथ तैयार होता है, जो एक जटिल रीफ आवास का निर्माण करता है, जो विश्व के सबसे ऊंचे समुद्रीय जैव विविधता को समर्पित होते हैं। हाईली बायोडाइवर्सिटी इस एरिया में पाई जाती है। व्हाट इज दिस, सूक्ष्म जीव जो कोरल पॉलिप द्वारा होता है, इनका निर्माण जो प्रवाल भित्ति है इनका निर्माण सूक्ष्म जीव और कोरल पॉलिप द्वारा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें व्हाट इज द कोरल ब्लीचिंग, इससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी वो देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय तट पर बड़े पैमाने पर कोरल ब्लीच की घटना को देखा गया है। इसे मुख्यतः लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जहां पर कोरल रीफ पाए जाते हैं इफेक्टेड हुए हैं। अब होता क्या है, जो लक्षद्वीप समूह, इस द्वीप समूह का निर्माण कोरल एटॉल से हुआ है। व्हाट इज द एटॉल, जो उनके अवशेष बचते हैं, जो मैंने बताया ना प्रवाल भित्ति, जो वो सूक्ष्म जीव हैं और कोरल पॉलिप्स हैं, उनके द्वारा निर्माण होता है तथा ये कोरल ब्लीच के कारण बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। तो इसमें देखो कुछ प्रजातियां हैं। कावाराती द्वीप समूह में एक्रोपोरा, म्यूरिक्टा और पोरिटस सेलेंड्रिका जैसी लगभग सभी प्रवाल प्रजातियां संकट, ब्लीचिंग और विरंजक की घटना देखी जा रही है। लक्षद्वीप में अधिक सहन क्षमता वाले प्रवाल प्रजाति जैसे पोरिटस ल्यूटिया, अब ये देखो याद रखिएगा, पोरिटस ल्यूटिया, पवोना वेरियन में भी ब्लीच की घटना देखी जा रही है। ठीक है, उसके अलावा मन्नार की खाड़ी में 2005 से 2021 के बीच मन्नार की खाड़ी में जीवित प्रवाल का अब जो आवरण है कवर्ड 37% से घटकर कितना रह गया, 27.3%। चूँकि ये प्रवाल होते हैं, कोरल्स होते हैं, ये लगभग 21 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट ही सर्वाइव करते हैं। टेम्परेचर में थोड़ा सा भी वेरिएशन होता है तो इनका जीवन पे संकट आने लगता है। पॉल्यूशन या मानवीय हस्तक्षेप और टेम्परेचर में वेरिएशन, तो ये हाईली सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के, तो ये सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। गोवा में भी प्रवाल विरंजक की घटना शुरू हो गई है, लेकिन ये अभी केवल एक प्रजाति गोनियोपोरा तक ही सीमित है। अब पहले आपको ये समझना चाहिए भारत में प्रवाल भित्ति कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। कच्छ की खाड़ी, अरब सागर के आसपास का गोवा वाला रीजन है, वहाँ पे लक्षद्वीप समूह पूरा इसी से बना हुआ है। मन्नार की खाड़ी, पाक स्ट्रेट और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर कोरल्स पाए जाते हैं। इनमें जो प्रजातियां हैं खासतौर पर पोरिटस ल्यूटिया, पवोना वेरियन एंड गोनियोपोरा एंड पोरिटस सेलेंड्रिका एंड एक्रोपोरा म्यूरिकटा, जो प्रजातियां हैं ये कोरल ब्लीच की घटना से परेशान हो रही हैं। अब प्रवाल और प्रवाल विरंजक के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए होता क्या है, हमने स्टैटिक्स पढ़ा हुआ है, तो विजन IAS PT 365 पढ़ने का हमें ये फ़ायदा होता है, जो हमने पढ़ा हुआ है वो रिवाइज भी होता रहता है। अब इन्होंने पूरा इसमें दिया है कि व्हाट इज दिस, ये होते क्या हैं। तो कोरल मूंगा प्रवाल जो इनवर्टिब्रेट जीव होते हैं, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव होते हैं,
जो निडारिया नामक जीवों के एक बड़े समूह से संबंधित होते हैं। ये सूक्ष्म जीव हैं और कोरल पॉलिप्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, बाद में इनके धीरे धीरे जीव मरते जाते हैं तो कैल्शियम के पहाड़ से बनना स्टार्ट हो जाते हैं खूबसूरत से। इन्हें हम कोरल भित्ति, कोरल रीफ के रूप में जानते हैं। आमतौर पर हार्ड कोरल एवं सॉफ्ट कोरल के रूप में इनको वर्गीकृत किया जाता है। ये जानने की जरूरत नहीं हमें। हार्ड कोरल जो होते हैं वो एक पहाड़ जैसी संरचना का निर्माण कर देते हैं खूबसूरत सी। इसके चट्टान जैसे अस्थि पंजर किसके बने होते हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है, किस मटेरियल के बने होते हैं। तो बड़ा सिंपल सा आप आंसर देना, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। और यहीं से पूछा जाता है, इसके साथ सहजीवी होता है एक शैवाल, सूक्ष्म शैवाल है वो इसके साथ इसी कोरल्स पॉलिप्स के साथ सहजीवी के रूप में रहता है। तो हार्ड प्रवाल भत्ती हार्ड कोरल्स में पॉलिप्स से बनी रहती हैं, पॉलिप्स से। ठीक है, सूक्ष्म जीव है। इन्हीं में जुजेंथले नामक एक सूक्ष्म शैवाल होता है जो इसके साथ सहजीवी संबंध में बना रहता है, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ जीवित रहते हैं। यह शैवाल उन्हें विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं, जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हमें कोरल्स का कलर दिखाई देते हैं ड्यू टू जुजेंथले जो सूक्ष्म शैवाल है उसके कारण। ठीक है, पूछा जा सकता है। अब मैंने आपको जैसे बताया था, अनुकूल परिस्थितियां हैं, गर्मी 23 से 29 डिग्री तक ये रहते हैं, लवणता 32 से 42 ppt तक। ठीक है, सैलाइन वाटर में साफ और उथला समुद्री जल होना चाहिए, स्थिर तापमान होना चाहिए, प्रचुर मात्रा में सूर्य प्रकाश होना चाहिए। जैसे ही मान लो इनमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, तापमान में, प्रकाश में या पोषक तत्वों की स्थिति में परिवर्तन आता है, तो ये सहजीवी शैवालों को स्वयं से अलग कर देते हैं और पूरी तरीके से सफ़ेद हो जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कोरल ब्रीच। तो उसमें रहने वाले तमाम जो जीव हैं उनको जो खाना और उनको जो आवास प्रदान हो रहा था, अब वो आवास न होकर एक तरह खंडर के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो बहुत सारी प्रजातियां जो उस पूरे कोरल पर डिपेंडेंट थी, अचानक से उनकी संख्या में डिक्रीमेंट आता है और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी पर बेहद नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ठीक है, समझ गए। जो सहजीवी शैवाल कौन सा था, जुजेंथले शैवाल, जिसके कलर आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट कलर के। तो ब्लीच का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को क्लोरीन से आप ब्लीच करेंगे तो क्या होता है, उसका कलर उड़ जाता है, बिरंजक, रंगहीन हो जाता है, पूरी तरह सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक है, तो वर्तमान 2023-2024 में चौथी वैश्विक सामूहिक प्रवाल बिरंजक घटना को देखा गया है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग की घटना है ना, वो सीधा इफेक्ट करती है हमारे कोरल्स को। ओके, अब कोरल ब्लीचिंग के लिए जिम्मेदार कारक क्या हैं। अब जलवायु परिवर्तन के कारण तो ग्लोबल वार्मिंग हुई, तो उसके कारण क्लाइमेट चेंज हुआ। क्लाइमेट चेंज होने के कारण जो समुद्र के जल में बहुत तेज़ी से परिवर्तन नहीं आता है उसके टेम्परेचर में, अब उसमें वृद्धि हो गई है। वृद्धि होने से ड्यू टू द जो हमारे कोरल्स होते हैं, दे आर हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर। तो थोड़ा सा भी वेरिएशन टेम्परेचर में आएगा तो ये जो पॉलिप हैं, जो ये शैवाल हैं, ये मरना स्टार्ट कर देते हैं और कोरल्स ब्लीच करना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अवशिष्ट का मिलना, गंदगी का मिलना, अम्लीकरण होना समुद्र का, जैविक अनुक्रमण है, कोरल्स में जो रोग जनित विरंजक इत्यादि, दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। अब कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं भारत में प्रवाल संरक्षण के लिए शुरू की गई कुछ पहलें। ठीक है, फटाफट देखते हैं इसको। कानूनी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1900, जो कि कानूनी देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत जो तटीय विनियमन क्षेत्र द कोस्टल रेगुलेशन जोन अधिनियम 1991 जैसे कानून भारत में कोरल रीफ का समग्र रूप से संरक्षण करते हैं। प्रवाल प्रजातियों को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची वन के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। मतलब हाईली प्रोटेक्शन की इनको ज़रूरत है। ठीक है, बिकॉज क्यों है, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में जो बायोडाइवर्सिटी है उसके हैबिटेट के रूप में काम करते हैं।
ठीक है, बहुत सारे जीव जंतुओं को आवास प्रदान करते हैं। अब दूसरा देखिए, कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट मीठापुर। अब ये मीठापुर पूछ लेंगे कहाँ है। कोरल रीफ रिकवरी प्रोग्राम मीठापुर कहाँ है? गुजरात के कच्छप खाड़ी में। गुजरात का मरीन नेशनल पार्क। तो पूछेंगे मरीन नेशनल पार्क कहाँ है, तो मरीन से आप याद आएगा, मरीन ड्राइव याद आएगा, बॉम्बे याद आ जाएगा। बॉम्बे नहीं है, गुजरात में है मरीन नेशनल पार्क। यह परियोजना 2008 में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया वीटीआई और गुजरात वन विभाग ने शुरू की थी। इसके अलावा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गुजरात वन विभाग के साथ मिलकर सफलतापूर्वक कच्ची खाड़ी में प्रवाल भित्तियों को सफलतापूर्वक पुनः बहाल किया था। जो उन पर निगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था उसको कम कर दिया, और इस प्रकार लगभग 10,000 वर्ष के पूर्व विलुप्त हो चुकी प्रवाल प्रजातियों की शाखा, जिसको बोलते हैं स्टैग हॉर्न कोरल्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अभी, ठीक है, स्टैग हॉर्न कोरल्स। अगर स्टैग हॉर्न लिख देंगे तो आप पहचान पाएंगे कोरल्स की प्रजाति है। क्वेश्चन भाई ऐसे ही आते हैं, हम दिखाएंगे आपको कैसे क्वेश्चन सीधे वो पूछ लेते हैं इस तरीके से। को कक्ष की खाड़ी में पुनः बहाल करने में सफलता मिली है, और इसमें एक टेक्निक यूज की है, उस टेक्निक का नाम है बायोरॉक तकनीकी। ठीक है, तो आज का होमवर्क हमारा यही रहेगा, आप लोग इसको देखिएगा कि व्हाट इज द बायोरॉक। नहीं तो मैं आप लोगों को कल इससे बता दूंगा बायोरॉक क्या होता है। ठीक है, कल के लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। देखो मैं आज भी बता सकता हूँ आपको ये क्या चीज़ है, लेकिन उससे क्या होगी, क्यूरियोसिटी हमें पैदा करनी है, हमें कुछ भी चीज़ रटनी नहीं है। मैं बताऊंगा, आप भूल जाएंगे डेफिनेटली। अगर आप खुद से इसको सर्च करेंगे, एक बार देखेंगे ये होती क्या है, डू रिमेंबर दिस थिंग लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि हमें करंट अफेयर्स बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना है, हमें समझना चीज़ों को। ठीक है, चीज़ों को बैठालना है कि ऐसे ऐसे चीज़ें, क्योंकि इतना सारा कुछ पढ़ना होता है ना कि भाई हर साल करंट अफेयर बदलेगा, हर महीने बदलेगा, हर दिन बदलेगा, तो कितनी चीज़ें याद रख लोगे। इसलिए चीज़ों को कनेक्ट करोगे तो जो बच्चे पहली साल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लग रहा होगा बिल्कुल नया नया। जब आप नेक्स्ट ईयर तैयारी करोगे तो लगेगा हाँ ये कुछ चीज़ें मेरी पहले से ही पड़ी हुई थी। जुजन थैले जो सवाल है, सूक्ष्म सवाल है, वो तुम्हें पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो। ठीक है, अब देखो अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल है, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव्स ICRI, ये 1994 में जैविक विविधता का कन्वेंशन के जो CVD है के कन्वेंशन के पक्षकारों के पहले सम्मेलन में स्थापित किया गया था 1994 में। भारत, फिर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, भारत ICRI का सदस्य है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव्स का भारत सदस्य है। अब वर्ल्ड कोरल कंजर्वेटरी परियोजना, इसके तहत पूरे यूरोप में एक्वेरियम में कोरल बैंक बनाया गया है। कहाँ पर? एक्वेरियम में। G20 द्वारा कोरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सलरेटर प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ठीक है, अब अगला है आर्टिफिशियल रीफ्स। तमिलनाडु के रामेश्वर तट पर 300 आर्टिफिशियल रीफ्स यानी कृत्रिम भित्तियां बनाई गई हैं। आर्टिफिशियल रीफ्स बनाने से क्या फ़ायदा होगा? ये वास्तव में प्राकृतिक पर्यावरण को फिर से स्थापित करने और पुराने पर्यावरण को थोड़ी मजबूती प्रदान करने के लिए तकनीकी प्रयास है। हो क्या रहा है, उनको इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, वहाँ के जीव जंतु जो उस पूरे इकोसिस्टम पे डिपेंड थे, अब वो एकदम से इफेक्ट होंगे ड्यू टू द कोरल ब्लीच। तो हम उनको एडिशनल आर्टिफिशियल हेल्प कर रहे हैं, टेक्निकली हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे वो सरवाइव कर जाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्हें एक निश्चित वैज्ञानिक डिजाइन के साथ समुद्री नितल पर स्थापित किया गया, जहां वे आत्मनिर्भर उत्पादन प्रणाली के रूप में कार्य कर पाएंगे। आर्टिफिशियल या कृत्रिम रिफ्स दरअसल प्राकृतिक रिफ्स की तरह ही काम करते हैं। ठीक है, जीवों को आवास प्रदान करते हैं। उसके अलावा राज्य का जो मात्स्यिकी विभाग प्रधानमंत्री
मत्स्य संपदा योजना के तहत आर्टिफिशियल रिफ्स का निर्माण किया जा रहा है, जिससे वहाँ पे रहने वाली बहुत सारी मछलियों की प्रजातियों को संरक्षण प्रदान किया जा सके और मत्स्य गतिविधियों को पुनर्जीवित किया जा सके। अब हम बात करेंगे रामसर स्थल की। रामसर, ये रामसर सम्मेलन है, एक जगह है ईरान में रामसर। वहाँ पर 1971 में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन किया गया था। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम बहुत सारी आर्द्र भूमियों को एक स्टेटस दे देते हैं कि दैट इज दिस वेटलैंड इज रामसर वेटलैंड। ठीक है, तो एक रामसर साइट्स की सूची में शामिल की गई आर्द्र भूमियाँ। तो भारत की कुछ नई आर्द्र भूमियों को नाम यहाँ पे देखेंगे। इसमें भारत में रामसर साइट की कुल मिलाकर 85 संख्या हो गई है। तो देखिए कौन कौन सी हैं। पहला है नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य। नकटी याद रहेगा, नागी नकटी, NN पक्षी अभयारण्य। एक ऐसा पक्षी जो नागी है, नागों को खाता है और नकटी है, ऐसा पक्षी अभयारण्य कहाँ है? बिहार में। इसको घोषित किया गया है रामसर आर्द्रभूमि। यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन है। हालांकि जो नागी अभयारण्य गंगा के मैदान में स्थित है, इसका भूदृश्य दक्कन के पठार के समान है। वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता के रूप में इसको मान्यता दी है। दूसरा है नंजरायण पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। याद रखिए नंज, नटराजन कहाँ से थे? नटराज की मूर्ति। तो नंजरायण पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। नंजरायण झील पर एक बड़ी उथली आर्द्रभूमि है। इसका नाम राजा नंजरायण के नाम पर रखा गया था। ठीक है, अब इसकी जल आपूर्ति कहाँ से होती है? वर्षा द्वारा नल्लर नदी में पहुंचने वाले जल से होती है। एक है कैजू वैली पक्षी अभयारण्य। अब आपको कैजू वैली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु। ये पांडिचेरी के उत्तर में कोरोमंडल तट में स्थित खारे पानी की उथली झील है। ठीक है, यह झील उपकूलीय क्रीक और एडियन थू एस्चुरी द्वारा बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। एडियन थिटू एस्चुरी ज्वार नदमुख द्वारा बंगाल की खाड़ी में जुड़ी हुई है। यह प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई फ्लाईवे में स्थित है। ठीक है, अब है तावा जलाशय। तावा नदी जानते हो कहाँ पे बहती है? तावा और कैन, बेतवा। तो तावा जलाशय कहाँ है? मध्य प्रदेश। ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी, याद रखिएगा, बोरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर अवस्थित है। यह तावा और देनवा नदी के संगम पर अवस्थित एक जलाशय है। ठीक है, तो बोरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर होगा? तावा और देनवा नदी में। इस जलाशय में जल की आपूर्ति के मुख्य स्रोत मालिनी, सोनभद्र और नागद्वारी नदियों द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आर्द्रभूमि महत्वपूर्ण क्यों होती हैं। पहला रीजन मैंने बताया, पोषक चक्रों का जो चक्रण है, तत्वों का चक्रण है, उसको हेल्प करती हैं, चक्रण को बनाए रखने में हेल्प करती हैं। जो कार्बन का सिंक है, कार्बन प्रच्छादन है, उसको भी बढ़ावा देती हैं। साथ ही साथ पृथ्वी की किडनी की तरह कार्य करती हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें जगह है जो पृथ्वी के किडनी की तरह कार्य करती हैं? वो है आर्द्रभूमि, जो गंदे पानी को छानकर उसमें गंदगी बाहर कर देती हैं, फिर जल को स्वच्छ कर देती हैं पूरी तरीके से, भारी तत्वों और पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, और जल को पुनः साफ कर देती हैं।
अब जो मैंने थोड़ा बहुत आपको पहले ही बता दिया था, रामसर कन्वेंशन के बारे में दिया गया है। ये अंतर सरकारी संधि है। इसका उद्देश्य आर्द्र भूमि, उनके संसाधनों का संरक्षण और उनका बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना है। इसे 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था और 1975 में लागू किया गया था। भारत में जो रामसर साइट को उनकी जो एग्रीमेंट को अपनाने का क्रम स्टार्ट हुआ 1982 में, इस कन्वेंशन का पक्षकार बना। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची या राम सूची ऐसी आर्द्र सूची है जो समग्र रूप से मानवता के लिए महत्वपूर्ण मूल्य रखती है। अब रामसर सूची के बारे में बात थोड़ी बहुत कर लेते हैं। इन 9 मानदंडों में से कम एक मानदंड को पूरा करना जरूरी होता है। एक याद रखिएगा, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता है। ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है, ये पूछ लेते हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एक ऐसी रामसर साइट शामिल है जहां तकनीकी विकास, प्रदूषण और मानव जनित अन्य गतिविधियों के कारण इसके पारिस्थितिकीय स्वरूप में परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं या होने की आशंका है। तो एक तरीके का क्या है, रजिस्टर है। तो जब हम देखते हैं किसी साइट में इन सारी चीज़ों का कुछ उसमें प्रतिकूल नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो उसको हम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर लेते हैं ताकि उसका अच्छी तरीके से संरक्षण कर सकें। ठीक है, बेहतर तरीके से उसका संरक्षण किया जा सके। तो इसी में आप देखिएगा जो चिल्का लेक थी, चिल्का लेक को 1993 में इसी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, का अवार्ड मिला। इस आइसलैंड में इसमें होता है, नाल बन्ना आइसलैंड है चिल्का लेक में। ठीक है, फिर चिल्का लेक अभी रामसर आर्द्र भूमि का हिस्सा नहीं है, इसको हटा दिया गया क्योंकि इसकी अब कंडीशन बेटर हो गई है। इसी प्रकार मणिपुर लोकटक झील MR में शामिल है। इसे 1993 में शामिल किया गया था ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ कंडीशन ऑफ लेक, जलकुंभी के कारण ऐसा हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1990 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को असंतुलित ग्रेजिंग के कारण मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया और वर्तमान में लोकटक झील मणिपुर और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में अभी भी शामिल है। ठीक है, अब क्वेश्चन बनेंगे, देखो यहां दिया है इसने, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है जबकि दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। यहां से क्वेश्चन यूपीपीसीएस बना सकता है, यूपीएससी भी इसमें स्टेटमेंट में दे सकता है इसको। ठीक है, क्योंकि अभी दिया था मैंने क्वेश्चन आपको कराया था कि केरल में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। इस तरीके से आर्द्र भूमियों की संख्या ही पूछी जा सकती है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा है। वो कह देगी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमियों की संख्या है, तो नहीं है, और सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल फिर से मिलेंगे जिससे कि चीज़ें आपको रिकॉल कर पाएँ। कल हम फिर से देखेंगे अदर वेटलैंड इन न्यूज कौन कौन से हैं। अब छोटी छोटी सुर्खियाँ यहाँ से रह जाएंगी, बेहद स्मॉल, इनको हम एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और यहाँ से हमारा पूरा बायोडाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर सेक्शन है, टॉपिक है, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो हमारा जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी तरीके से हम उन्हें रिकॉल भी कर पाएंगे। ओके, फिर हमारा जलवायु क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।